हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश। तो प्यारे साथियों, आप सबको पता है हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया भाई। अब तो थोड़ा बहुत ही बाकी रहा भौतिक प्रदेशों में। जितना समय लगना था उतना समय हिमालय पर्वतीय प्रदेश में लग चुका है। सबसे ज्यादा समय लगा है हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में। उससे कम समय लगा है प्रायद्वीपीय भारत में। तो प्रायद्वीप भारत भी अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा सतलज, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। वो भी हमने पढ़ लिया, पूरा डिटेल से पढ़ा है प्यारे लाल और लालियो। वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। उसका नाम है भारत के तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश जैसे मतलब आपने नाम सुना है, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, सौराष्ट्र तट, केनरा तट, उत्तरी सरकार और मालाबार तट। ये आपने नाम सुना है? नाम सुना है साहब, पर आपको पता है कौन सा तट कहाँ पे है? नहीं है। कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं हूं ना। भारत का भूगोल आपको इतने अच्छे से पक्का करा देंगे। जैसे आपको पहाड़ियाँ, पठार, पर्वत सब बताया ना मैंने। जैसे आज भी याद रखना है आपको। बिहा मतलब बाल्टो, हिमनद पूछे, बाल्टोरो, साल्टोरो, हिस्पर, बिहापो, हुंजा, चियाचिन, रिमो, नमिक, ये सब हिमनद है। यहाँ से नदियाँ निकलती है। और चोटियाँ मैंने आपको बताई हिमालय पर्वत में कौन कौन सी बताई भाई? नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, लोहत से, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, केटू, गोडविन ऑस्टिन, है ना। ये सब चोटियाँ याद रखनी है। इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है। प्रायद्वीपीय भारत में मैंने आपको पहाड़ियाँ पढ़ाई थी। पश्चिमी घाट कहाँ ऊंचा होता है, कहाँ नीचा होता है। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, वो दो सिद्धांत पढ़े। उसके बारे में वेगनर का सिद्धांत पढ़ा और एक पढ़ा हमने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ा, है ना भाई। तो वो सब आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और अपना टॉपिक रहेगा वो भारत के तटीय प्रदेश। टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों अपना? भारत के तटीय प्रदेश। वाह भाई वाह, क्या रहेगा रे? भारत के तटीय प्रदेश। भारत के तटीय प्रदेश। भारत के तटीय प्रदेश पढ़ेंगे दोस्तों आज हम, ठीक है। तो भारत के तटीय प्रदेशों में आप सबको पता है क्या 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 पढ़ना है? बता दूं। एक तो पढ़ेंगे पश्चिमी तट और एक पढ़ेंगे पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट का नाम क्या है, पूर्वी तट का नाम क्या है? पश्चिमी तट में कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है, और मलाबार तट कहाँ से कहाँ तक है, वो सब हम चित्र में देखते हैं पहले एक बार हम, है ना। आ जाओ दोस्तों, ये है अपना प्यारा सा, सुंदर सा, खतरनाक सा भारत है दोस्तों, है ना। तो अपनी हेडिंग आपने देख ही ली। तटीय प्रदेश पढ़ ही रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं मित्रों? हम पढ़ रहे हैं तटीय प्रदेश। शाबाश, वेरी गुड। यहाँ आ जाओ भाई, है ना। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि ये है अपना गुजरात। कौन सा रात? गुजरात। ये है गुजरात। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में छोटा सा ये गोवा। ये कर्नाटक। कौन सा टक? कर्नाटक। कौन सा टक? कर्नाटक। इसके बाद आता है केरल। केरल के बाद आता है मित्रों, इधर जाओगे तो आपके पास आएगा ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास फिर आएगा यहाँ एक झील आ जाएगी छोटी सी। इधर जाओ, ये आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश। और फिर उड़ीसा में एक झील आ जाएगी, चिल्का झील। यहाँ पे ये सब लेगून है भाई। ये है पुलिकट झील, ठीक है। और ये आ जाएगा पश्चिमी बंगाल, है ना। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है मित्रों, राज्य दिखा देता हूं पहले। देखो, ये है अपना ओडिशा। कौन सा? ये है ओडिशा। ये इतना सा है ओडिशा, ठीक है। और ये आ गया अपना आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आ गया है तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु।
और ये आ गया इधर केरल। मित्रों ये है राज्य, इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको तट बताऊंगा, कौन सा तट कहाँ है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। और ये है महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र। ये आ गया महाराष्ट्र और ये आ गया गुजरात। ठीक है मित्रों, तो मैं इनके नाम भी लिख देता हूं एक बार राज्यों के। ये क्या है भाई? ये है गुजरात। ये राज्य कौन सा है? ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, और ये है कर्नाटक है। ये यार लिख दूं। और ये छोटा सा गोवा है भाई। ठीक है, ये गोवा है, और ये केरल है। केरल में लिख देता हूं यहां पे केरल है। ये TN तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये ओडिशा है। कौन सा? ओडिशा। अब मित्रों आपको ध्यान रखना है, मतलब पश्चिमी घाट कहाँ है, पूर्वी घाट है। आपके ये भी दिमाग में होना चाहिए, घाट अलग चीज है और तट अलग चीज है। मैंने क्या कहा? घाट अलग चीज है और तट अलग चीज है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पूर्वी तटों का राज्य मैंने दिखाए हैं, पश्चिमी तट के राज्य दिखाए हैं। एक बात आप सीखो मित्रों कि यहां है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। यहां पे क्या नदी है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। तो नर्मदा से शुरू होता है अपना तट, उसका नाम है पश्चिमी तट, है ना भाई? ये है पश्चिमी तट। ये कौन सा तट है मित्रों? ये है पश्चिमी तट। और फिर यहाँ पे 3 पहाड़ियां आती है, पता है आपको? अरे आपको पता है क्या? चल मैं पहाड़ियां लिखूंगा नहीं भाई, ध्यान आप रख लेना, ध्यान है ना। यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं, और इधर फिर ये कटा फटा है भाई। यहाँ पे 2 नदियां आती है, उस नदियों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में से एक नदी का उद्गम होता है, त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। और यहां से निकलती है कृष्णा नदी, उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। ये मैं अगले चित्र में दिखाऊं तो कैसा रहेगा दोस्तों, आप कहो तो? ये चित्र में अगले में दिखा दूंगा मैं आपको। यहाँ तो ये दिखा दूं नर्मदा और वो, है ना। तो नर्मदा और ताप्ती नदी में आपको दिखा देता हूं ऊपर। ये है ऊपर नर्मदा नदी। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और ये है ताप्ती नदी, तो यहां से निकलती है। ठीक है मित्रों, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, और यहां से नदियां 2 निकलती है, उसका नाम है, यहां से 2 नदियां निकलती है, उसका नाम है, ये पूर्वी घाट है, आपको पता है। पश्चिमी घाट है ये, है ना भाई। यहाँ पे 2 नदियां आती है, नदियां दिखा देता हूं। ये नदी है अपनी गोदावरी नदी। ठीक है, और ये नदी है अपनी कृष्णा नदी। ये है गोदावरी, यहां नाम लिखेंगे इसका। ये नदी है गोदावरी, गोदावरी, और ये है अपनी कृष्णा नदी। मित्रों एक बात बताओ आप मुझे, इस चित्र को देख के बताना। ये चित्र है अपना, क्या बताया मैंने? ये अपना चित्र है। ठीक है, ये है, ये तो इधर वाला, तो ये तो है तट। देखो ये तो है अपना तट, ये तट है, और ये है घाट। यहां पे है घाट, यहां पे क्या है? यहां पे तो है घाट। थोड़ा देखो, ये तो है तट, ये तो है तट, और ये भी है तट। इस इमेज को देख के आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? आना चाहिए। पश्चिमी तट तो अधिक कटा फटा है, पश्चिमी तट तो अधिक कटा फटा है, और पूर्वी तट कम कटा फटा है। ठीक है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि यहां पे समुद्र यदि इसको काटेगा, समुद्र काटेगा तो क्या करेगा? छोटी छोटी शाखाओं में काटेगा, और यहां समुद्र काटेगा तो बड़े बड़े आकार में काटेगा ना, तो यहां बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हो जाएगा। यहां पे बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हो जाएगा। यहां पे चिल्का झील बन जाएगी, इसका नाम है, ओडिशा में पड़ती है चिल्का झील।
ये ओडिशा में कहाँ पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है चिल्का झील, ओडिशा में चिल्का झील पड़ती है। और यहाँ पड़ती है पुलिकट झील। दोस्तों आप सबको पता है कि ये तट थोड़ा गोलाई में है, ये कम कटापटा तट है ना, ये तो तट कम कटापटा है और ये तट अधिक कटापटा है। क्या कहा मैंने? ये तट अधिक कटापटा है और ये कम कटापटा है। तो आप सबको पता होना चाहिए यहाँ पे पुलिकट झील है। कौन सी झील है? पुलिकट झील है। यहाँ आएगी पुलिकट झील और यहाँ आएगी चिल्का झील ओडिशा में। चिल्का आएगी और यहाँ आएगी पुलिकट झील, पुलिकट झील। तो मैं पश्चिमी तट और पूर्वी तटों को हम तुलना करके पढ़ रहे हैं। इसको देख के बताओ आप सभी मेरे को, कौन सा तट अधिक कटाफटा है और कौन सा तट कम कटाफटा है। मित्रों सबसे पहले हम लिखेंगे कि पश्चिमी तट अधिक कटाफटा है। पश्चिमी तट अधिक कटाफटा है। और इधर क्या है? पूर्वी तट कम कटाफटा है, कम कटाफटा है। सही है क्या? बिल्कुल पूर्वी तट। अरे यार आपको दिख नहीं रहा क्या? बिल्कुल दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट हो गया। ये कटा हुआ कैसे है? ये कम कटाफटा है, ये कम कटाफटा है और ये अधिक कटाफटा है। और दूसरी चीज, जहां अधिक कटाफटा होता है तो वहां बंदरगाह का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है और मछली उत्पादन भी आसानी से किया जा सकता है। मित्रों देखो ये तट कटाफटा है तो यहाँ समुद्र से कोई जहाज आएगा, समुद्र से जहाज आएगा तो यहाँ खड़ा हो जाएगा, यहाँ भी खड़ा हो सकता है, यहाँ भी खड़ा हो सकता है। तो समुद्र का बंदरगाह का निर्माण आसानी से किया जा सकता है और माल को आसानी से अंदर प्रवेश करवाया जा सकता है। तो दूसरी बात क्या कहेंगे? इधर मछली पालन, देखो मछली पालन भी करेंगे ना। कोई भी तट यदि अधिक कटाफटा है तो वहां पे मछली पालन भी अधिक आसानी से किया जा सकता है और बंदरगाहों का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है। तो लिख लो मित्रों यही। दूसरा अंतर क्या है? यहां मछली पालन और बंदरगाह का विकास हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? और यहाँ मछली पालन और बंदरगाह का विकास होने में थोड़ी कठिनाई होगी। मतलब हम मछली का पालन करेंगे तो यहाँ जाल बिछाएंगे, कैसे जाल बिछाएंगे भाई? यहाँ बिछाएंगे तो कितना मुश्किल काम है, यहाँ बिछाएंगे कितना मुश्किल काम है। यहाँ पे तो साले यहाँ लगाते ही अंदर जो मछली आएगी वो अपने जाल में फंस जाएगी और हम मछलियों का उत्पादन कर लेंगे। इसका मतलब पूर्वी तटों, इधर पश्चिमी तट पर मछली पालन अधिक हो सकता है और बंदरगाह का विकास भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ये तट अधिक चौड़े हैं, ये तट पहले तो बंदरगाह मछली पालन का विकास में कम कीमती है ये, ठीक है। और तीसरा इधर लिखो, यह तट कम चौड़े हैं। क्या है भाई? कम चौड़े हैं। नहीं, ये तो अधिक चौड़े हैं, वो कम चौड़े हैं। यह तट अधिक चौड़े हैं भाई, अधिक चौड़े हैं। अधिक चौड़े हैं तो हम मछली का विकास नहीं कर सकते हैं, बंदरगाह का विकास नहीं कर सकते हैं। और ये तट क्या है भाई? यह तट कम चौड़े हैं, ये तट कम चौड़े हैं। ये है 20 से 25 किलोमीटर चौड़े हैं, 20 से 25 किलोमीटर चौड़े हैं। और ये 60 से 80 किलोमीटर चौड़े हैं, ये 60 से 80 किलोमीटर चौड़े हैं। एक बात और बता दूं क्या मैं आपको, इधर ये कटाफटा है और ऊंचा भी है। यहां से नदी आ रही है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से यदि नदी आएगी तो नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, यदि नदी यहाँ पे ये तट है ना, ये तट है पश्चिमी तट और ये है एक घाट। ये क्या है? पश्चिमी घाट। ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। ये क्या है? ये है पूर्वी घाट। खाली पेज पे दिखाता हूं आपको एक बार, देखो आप समझोगे दोस्तों। जैसे ये है अपना पश्चिमी तट और ये है अपना पूर्वी तट, ठीक है।
और ये है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। और ये है पूर्वी घाट। इसका मतलब दोस्तों ये तो हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये क्या हुआ? अरे दोस्तों ये तो हुआ पश्चिमी तट। दिख रहा है क्या? नहीं, थोड़ा कम दिख रहा है। ये है पश्चिमी तट। तो पेन थोड़ा हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पश्चिमी तट। और ये अंदर सफेद है, इसे क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट। और ये है पूर्वी तट। और ये है पूर्वी घाट। एक बात बताऊं मैं आपको मित्रों, यदि यहां से कोई नदी आ रही है, यदि यहां से कोई नदी आ रही है, तो वो भाई इस घाट को पार करने के बाद सीधा समुद्र में प्रवेश कर जाती है। सीधी समुद्र में। जैसे देखना, मतलब नदी आ रही है और ये घाट है, ये नदी आ रही है तो इससे मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। पश्चिमी तट की तरफ जो भी नदियां प्रवेश करती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। अब एस्चुरी किसे कहते हैं? एस्चुरी मतलब नदी। देखो ये घाट है, इस घाट को तुरंत पार करते ही सीधा समुद्र आ जाता है। बहुत कम जगह है इधर। इधर घाट को पार करने के बाद नदी को बहने के लिए जगह मिलती ही नहीं है। कहाँ मिल रही है? देखो यहां से आती है और ये घाट आया, घाट को पार करते ही तट आ जाएगा और सीधा समुद्र में प्रवेश कर जाएगी। सीधा समुद्र में प्रवेश कर जाएगी तो ये एस्चुरी का निर्माण करेगी। देखना, ऐसे आई, घाट को पार किया और सीधा नीचे कूद जाएगी समुद्र में। इसका मतलब ये अंदर घुस जाएगी और काट देगी। यहाँ मिट्टियों का जमाव हो जाएगा और बहुत गहरी गहरी खाइयों खोद देगी। उसे बोलते हैं एस्चुरी। तो मैंने क्या कहा? पश्चिमी तट की तरफ जो नदियां प्रवेश करती है समुद्र में, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। और पूर्वी घाट देखो, पूर्वी तट देखो, पूर्वी तट में यदि कोई नदी आएगी, यहां से कोई नदी आ रही है तो भाई ये घाट तो यही है, फिर इसको फैलने का मौका मिल जाएगा ना। ये फैलती हुई समुद्र में प्रवेश करेगी नहीं क्या? आपको पता नहीं चल रहा क्या लाल? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे इस घाट को पार करते ही तट आ गया। क्या कहा? इस घाट को पार करते ही तट आ गया तो नदी को फैलने का मौका ही नहीं मिला बेचारी को। सही है ना? अरे इस घाट को पार करते ही तट आ गया ना, इस नदी को फैलने का मौका ही नहीं मिला तो वो फैलेगी कैसे? वो डेल्टा कैसे बनाएगी? वो डेल्टा नहीं बनाएगी मेरे लाल। यहां पे क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। लिखो, पश्चिम की तरफ क्या बनाती है नदियां? एस्चुरी का निर्माण करती है। पश्चिम की तरफ नदियां क्या करती है मेरे लाल? पश्चिम की तरफ नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी। और पूर्व की तरफ नदियां क्या करती है? पूर्वी तट की तरफ, पूर्वी तट की तरफ नदियां क्या निर्माण करती है मेरे लाल? पूर्वी तट की तरफ नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। अब ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? डेल्टा क्या है और एस्चुरी क्या है? अरे मेरे मित्र, जब नदी समुद्र में प्रवेश करती है, प्रवेश करने से पहले वो बहुत चौड़े गणितीय आकृति त्रिभुज की समान प्रवेश करती है। ऐसे जैसे देखो, जैसे ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, ठीक है, यहां आ गई, फिर ये घाट हो गया। इसको पार करने के बाद तट यहां है तो यहां आने से पहले वो फैल जाएगी। इतनी फैल जाएगी, इतनी देखो, ये इतनी फैल जाएगी, फैल रही है ना? इतनी फैल के फिर आगे ये समुद्र में जाएगी। देखो ये फिर समुद्र आ गया इधर, ये फिर इधर समुद्र आ गया, यहां पे फिर ये समुद्र है दोस्तों, ये समुद्र है ना इधर, ये समुद्र है। तो समुद्र में प्रवेश कैसे कर रही है? डेल्टा बना रही है। फिर अरे गणितीय आकृति त्रिभुज के समान डेल्टा बना रही है ना। ये क्यों बना रही है? क्योंकि पूर्वी घाट को पार करने के बाद भी तट बहुत दूरी पे है तो इस नदी को फैलने का मौका मिल जाता है, इसलिए यहां पे डेल्टा बनता है, इसलिए ये डेल्टा बनता है। और इधर आ जाओ आप, इधर यदि कोई नदी आ रही है, सफेद से करते हैं, इधर यदि कोई नदी आ रही है, नदी आ रही है और यहां पे एक घाट है, पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है रे? पश्चिमी घाट है। उसी कलर में दे देता हूं एक बार। ये है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आ गया। ये क्या है? पश्चिमी घाट आ गया। और यहां पे तट बिल्कुल नजदीक है तट,
तो इसको फैलने का बेचारी को मौका ही नहीं मिला। पूरब इधर पश्चिम की तरफ तो नदी को फैलने का मौका ही नहीं मिला, तो डायरेक्ट इसको काटेगी ये, इसी घाट को यही काट देगी वो, यहाँ काट के फिर सीधा समुद्र में प्रवेश कर जाती है। देखो ऐसे ऐसे जा रही है, फैलने का मौका ही नहीं मिला, तो वो डायरेक्ट इसको काट देगी और अंदर बांट देगी, और यहाँ वो नदी जम जाएगी, वो मतलब गहरे खाई का निर्माण कर देगी और मिट्टी जमा देगी, उसे बोलते हैं एस्चुरी, और इधर डेल्टा बन जाता है। तो मेरे लाल इतनी मेहनत की है मैंने, आपके पल्ले पड़े नहीं पड़ा डेल्टा क्या है और एस्चुरी क्या है। तो हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बोल सकते हैं कि पश्चिम की तरफ नदियां जब समुद्र में प्रवेश करती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है, और पूर्व की तरफ जब नदियां समुद्र में प्रवेश करती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। मेरे दोस्तों, विद्वानों, प्यारे प्यारे साथियों, ठीक है। तो हमने कितना कुछ लिखा, कितना कुछ पढ़ा भाई। इधर कोई नदी आएगी तो क्या बनाएगी रे? इधर कोई नदियां आएगी, 1 2 तीसरी लिख दो। इधर नदियां क्या करेगी? एस्चुरी का निर्माण करेगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी। और उधर वाली नदियां क्या करेगी? इधर वाली नदियां क्या करेगी? इधर वाली नदियां करेगी डेल्टा का निर्माण करेगी मेरे दोस्त। इसका निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। तो इतना आपके पल्ले पड़े क्या? नदी इधर कम कटे पटे हैं, लेगून झील बना रही है इधर, इधर लेगून झील है भाई। लेगून मैंने लिख दिया क्या? ये रहा लेगून वाला लेगून। और इधर क्या बना रही है? इधर बना रही है कयाल, इधर बना रही है कयाल। तो मैंने 4 अंतर लिखे, देख लो। अधिक कटे फटे है तो यहाँ बंदरगाह का विकास नहीं होगा, इधर कयाल बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी, उधर ये बनाएगी। तो हम इसके अंतर लिख देते दोस्तों। सबसे पहले अंतर लिखिए क्या? आ जाओ अगले पेज पे आओ, और सफेद पेन ले लो, और सफेद पेन लेके या तो लिखो आप पश्चिमी घाट, नहीं पश्चिमी तट। क्या लिखोगे? इधर लिखो पश्चिमी तट, दिख रहा है? हाँ, वो राइटिंग से लिखो भाई थोड़ा। इधर है पश्चिमी तट और इधर है पूर्वी तट, ठीक है। इसके बीच हम बहुत खतरनाक तरीके से वर्णन करेंगे मित्रों। आ जाओ। पहला तो है कि, अरे क्या हो गया ये? पहला क्या है दोस्तों? पहला है कि पश्चिमी तट अधिक कटे फटे हैं। पश्चिमी तट अधिक कटे फटे हैं, अधिक कटे फटे हैं। और इधर भी लिख लो पूर्वी तट क्या है? पूर्वी तट कम कटे फटे हैं, कम कटे फटे हैं। पश्चिमी तट अधिक कटे फटे हैं, तो यहां मछली पालन का उद्योग सर्वाधिक मात्रा में पनपता है, और उधर मछली पालन का उद्योग बहुत कम मात्रा में पनपता है। तो लिख लो यहां इस तट पर मछली पालन, इस तट पर मछली पालन आसानी से किया जा सकता है। मछली पालन आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। अब मेरे को बताओ आसानी से मछली पालन क्यों किया जा सकता है? अरे दोस्त, आसानी से इसलिए किया जा सकता है क्योंकि वो ऐसा है, तट ऐसा है। यदि तू यहां जाल बिछा देगा मेरे लाल, तो ये अंदर भी तो है ना, पानी बच गया, तो यहां मछली अब रहेगी तो अपने जाल में फंस जाएगी ना वो तो। इसलिए मछली का पालन हम आसानी से कर सकते हैं। और इधर देखना, इधर तो ये ऐसा तट है साला। अब तू इसमें जाल फंसाएगा, देखना यहां जाल फंसाएगा, इतना चौड़ा करना पड़ेगा, फिर भी थोड़ी सी मछलियां फंसेगी। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी, ज्यादा संभावना कहाँ है? इधर है ना। बस तो आ जाओ दोस्तों, इधर क्या है? यहां पे लिख दो इस तट पर मछली पालन आसानी से नहीं किया जा सकता है। लिख दो इस तट पर पूर्वी तट की तुलना में, नहीं पश्चिमी तट की तुलना में, इस तट पर पश्चिमी तट की तुलना में, पश्चिमी
पश्चिमी तट की तुलना में मछली पालन कम सक्रिय है। कम सक्रिय है भाई, कम सक्रिय क्यों है? अरे कम सक्रिय तो है ही है, वैसे ही है वो तो। इधर थोड़ा महंगा पड़ेगा, उधर जाल आसानी से नहीं बिछा सकते हैं, इधर जाल आसानी से बिछा सकते हैं। इस तट पर बंदरगाहों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं। लाभदायक कैसे होते हैं? देखो, ऐसा तट है, यहाँ बंदरगाह बन जाएगा तो हमारा सामान भारत में प्रवेश आसानी से कर जाएगा। यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। लेकिन इस गोले यहाँ कैसे बनाएंगे? यहाँ बनेगा तो फिर अंदर कैसे जाएगा? यहाँ बनाना मुश्किल है ना भाई। तो इसकी तुलना में इधर बंदरगाह आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस तट पर बंदरगाह लाभदायक होते हैं, लाभदायक होते हैं। और इधर बंदरगाह, इस तट पर बंदरगाह कम लाभदायक होते हैं। क्या कहा मैंने? कम लाभदायक होते हैं, कम लाभदायक होते हैं। सही है ना भाई? सही है, बिल्कुल सही है। तो आपके ये पल्ले पड़ गया। ये है, इधर कयाल का निर्माण होता है। कयाल किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, कितनी हो गई? 1 2 2 ही मानो इसको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब आपको बता दूं मैं कयाल किसे कहते हैं और लेगून झील किसे कहते हैं। कयाल, कयाल का मतलब है दोस्त, ये कौन सा है और ये कौन सा है? ये तो है पश्चिमी तट और ये है पूर्वी तट। ये कौन सा है? ये है पश्चिमी तट। ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। पश्चिमी तट ज्यादा कटाफटा है ना, मैंने बोल दिया आपको, और पूर्वी तट कम कटाफटा है, ठीक है। ये आपको मानना है। अब देखना दोस्तों, इधर समुद्र आएगा, मतलब समुद्र से जो लहर आएगी वो इतने इलाकों में से बिल्कुल छोटे से इलाके में जाएगी और काट देगी इसको काटेगी तो छोटी छोटी झील बन सकती है। यहाँ पे क्या बनेगी? छोटी छोटी झीलें बनेगी। सही है ना? इसे हम क्याल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कयाल। और इधर से समुद्र की लहरों द्वारा यदि कटाव होता है तो वो क्या बनेगी? वो बनेगी लेगून। क्या बनेगी? बड़ी बड़ी झीलें बनेगी भाई, लेगून बनेगी। सही है ना? तो इधर क्याल बनेगी और इधर लेगून बनेगी। तो हम लिख सकते हैं मित्रों, हम लिख सकते हैं दोस्तों, पश्चिमी तट पर लिखो, ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट पर समुद्र की, पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरों द्वारा, समुद्र की लहरों द्वारा छोटी छोटी, समुद्र की लहरों द्वारा छोटी 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 झीलों का निर्माण हो जाता है। छोटी छोटी झीलों का निर्माण, छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं मित्रों? इसे कयाल कहते हैं। इसे कयाल कहते हैं। इसे कयाल कहते हैं। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी तट अधिक कटाफटा है, तो बाहर तो वो ज्यादा चौड़ा है पर अंदर जाएगा तो सकड़ा हो जाएगा ना, तो ज्यादा प्रेशर कम जगह पे पड़ेगा, तो वो थोड़ी तीखी और छोटी झील बन जाएगी। ठीक है ना? तो ये कयाल सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक कयाल है केरल में। ठीक है, जैसे लिख लो, एक तो है वेम्बनाड, वेम्बनाद कयाल। वेम्बनाद कयाल कहाँ है? वेम्बनाद कयाल है केरल में। दूसरी है अष्टमुदी कयाल।
अष्टमुदी कयाल। अब आप फिर कहोगे ये बला क्या आ गई, वेम्बनाथ कयाल। अरे ये कटा फटा नहीं है, ये इधर वाला नहीं है, देखो ये कटा फटा है। तो अष्टमुदी का मतलब ये हुआ कि पानी की श्रृंखलाएं अंदर तक काट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शाखाओं में कट गई एक झील, उसको बोलते हैं अष्टमुदी कयाल। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अष्टमुदी कयाल। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम अष्टमुदी कयाल। एक है पुन्नामदा कयाल, ठीक है, आ जाओ। अष्टमुदी कयाल और एक है पुन्नामदा कयाल। दूसरी कयाल क्या है? पुन्नामेदा, पुन्नामदा कयाल। तो बताओ ये कयाल कहाँ है? ये कयाल भी केरल में है और ये कयाल भी केरल में है। अरे मित्रों, इधर कयाल बन रही है और उधर क्या बनेगी? उधर लेगून झील बनेगी। तो आ जाओ लिख दो ना, उसमें क्या है? उधर लिखा पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरों द्वारा छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, इसे कयाल कहते हैं। इधर लिख जाओ कि पूर्वी तटों पर समुद्र की लहरों द्वारा, क्या कहा लाल? समुद्रों, अरे समुद्र की लहरों द्वारा बड़ी बड़ी गोलाकार झीलों का निर्माण हो जाता है। क्या कहा मैंने? बड़ी बड़ी गोलाकार झीलों का निर्माण हो जाता है। झीलों का निर्माण हो जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं लेगून झील। उसे लेगून झील कहते हैं। जैसे मैंने आपको चित्र में दर्शाया मित्रों, देखो दर्शाया ना, मैंने चित्र में दर्शाया ना आपके सामने, ये देखो दोस्तों, चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। ये भी एक लेगून झील है। लेगून किसे कहते हैं? खारे पानी की बड़ी बड़ी झीलों को लेगून कहते हैं। चिल्का झील और पुलिकट झील, चिल्का ओडिशा में है और पुलिकट कहाँ है? पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। पुलिकट तमिलनाडु। आ जाओ मित्रों, हम कहाँ थे? कहाँ लिख रहे थे? यहां लिख रहे थे ना, ये दाग। आ जाओ। तो जैसे पुलिकट झील कहाँ है दोस्तों? जैसे पुलिकट झील कहाँ पड़ती है? पुलिकट झील और एक झील है चिल्का झील। एक है पुलिकट झील और एक है चिल्का झील। तो दोस्तों पुलिकट तो पड़ती है अपने आंध्र प्रदेश। अगले वाले पेज पे करते हैं, अगले पेज पे हम करते हैं। पुलिकट झील के बारे में अलग लिखेंगे और चिल्का झील के बारे में अलग लिखेंगे। यहां लिखना है पुलिकट झील और यहां लिखना है चिल्का झील। आप पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना कि हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और उसमें भी भारत के तटीय प्रदेश पढ़ रहे हैं। तटीय प्रदेश की सीमा, तटीय प्रदेश है ना, उसकी बाउंड्री पे कौन कौन सी सीमा है, कोरोमंडल, कटरागढ़, वो तो भी लिखा ही नहीं है। अब की बार आगे लिखूंगा मैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। लेकिन एक बात है, आपने नोटिस किया होगा, जो पढ़ते हैं उसको पूरा पढ़ते हैं, है ना भाई। अब पुलिकट सामने आ गया तो मैं बताऊंगा पुलिकट कहाँ है। पुलिकट के सामने हरीश धवन केंद्र है। हरीश धवन केंद्र किसके है, किसके ऊपर है? श्री हरिकोटा द्वीप पे है। और इसके सामने कौन सा है? व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम वर्तमान में क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप क्यों रखा गया? देखो, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का अधिकांश समय इसी द्वीप पे बीता गया। मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले बताऊं मैं आपको, ये बताऊं चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? चिल्का झील ओडिशा में पड़ती है। सुनना, कहानी सुनना पूरी। चिल्का झील ओडिशा राज्य में पड़ती है। ये ओडिशा राज्य के सामने
ओडिशा राज्य के सामने ही, इसी झील के सामने ही एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है दोस्तों व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? व्हीलर, ऐसा व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों? व्हीलर द्वीप का नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। आपको भी लिखना नहीं है, समझना, मैं सब लिखूंगा यहाँ, ठीक है। तो चिल्का झील ओडिशा में है, इस झील के सामने एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम पहले व्हीलर द्वीप हुआ करता था। इसी व्हीलर द्वीप पे भारत का मिसाइल मैन कहा जाने वाला एक आदमी था, जो दक्षिण में उसका जन्म होता है, दक्षिण भारत में, और उसका नाम चमक के आता है दोस्तों, वो भारत का राष्ट्रपति भी बना, उसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्या नाम है उसका? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन का अधिकांश समय जिस द्वीप पे बिताया था, वो द्वीप है दोस्तों व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद इसी व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रख दिया गया? इसी व्हीलर द्वीप का नया नाम रख दिया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एक बात और, इसी एपीजे अब्दुल कलाम से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। मिसाइलों का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के ऊपर है, ठीक है। और उपग्रह का परीक्षण केंद्र यहाँ है। पहले हम इसकी कहानी लिखते हैं, फिर इसकी कहानी इधर लिख देंगे। तो आ जाओ दोस्तों, सबसे पहले इस जो मैंने बोला उसको लिख डालते हैं। जो मैंने अब तक बोला उसको हम लिख डालते हैं। अरे बोलने से तो क्या होता है, लिखा हुआ याद रहेगा ना भाई। पहले सुन लो और फिर बाद में आप नोट कर लो। आ जाओ, लिखो दोस्तों। चिल्का झील ओडिशा में पड़ती है। चिल्का झील वर्तमान में कहां पड़ती है मेरे लाल? वर्तमान में ओडिशा में स्थित है। वर्तमान में ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। इसी झील के सामने एक द्वीप है, उसका नाम व्हीलर द्वीप। इसी झील के सामने, इसी झील के सामने वही एक द्वीप बना हुआ है, उस द्वीप का नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप स्थित है। व्हीलर द्वीप स्थित है। इस द्वीप से भारत की मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। इसी द्वीप से, किस द्वीप से? व्हीलर द्वीप से। इस द्वीप से, इस द्वीप से भारत में या भारत की मिसाइलों का, मिसाइलों, अरे मिसाइलों का, मिसाइलों क्या होता है? अरे मिसाइल नहीं होती है क्या वो? दागो एंड भूल जाओ, दागो एंड भूल जाओ। अरे बड़े बड़े गोला बारूद नहीं बनाते हैं क्या? वो सब, उसका परीक्षण यही किया जाता है। कहाँ पे? व्हीलर द्वीप पे। इस द्वीप का नया नाम क्या है? इस द्वीप का नया नाम बताओ दोस्तों। इस द्वीप का नया नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इस द्वीप का नया नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो मित्रों आपको ध्यान में आना चाहिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस द्वीप का नया नाम है? व्हीलर द्वीप का नाम है। व्हीलर द्वीप से क्या काम कर सकते हैं हम? व्हीलर द्वीप से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक्सपेरिमेंट जिसे बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो यहीं से किया जाता है। अब इधर आ जाओ आप, इसकी भी कुछ खास विशेषता है। पुलिकट झील, यह झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है। मैंने दिखाया नहीं क्या ये? अरे दिखाया तो था, वापस देख लो। ये देखो, ये चिल्का झील पड़ती है ओडिशा में। ये देखो यहाँ, मैंने क्या कहा, मैं हर चीज दिखा के फिर लिखाऊंगा, ऐसे नहीं लिखाऊंगा। चिल्का पड़ती है ओडिशा में और पुलिकट पड़ती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, दोनों में पड़ती है ये, ठीक है।
तो बताओ पुलिकट कहाँ पड़ती है? यह है झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में पड़ती है। यह है झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तटीय सीमा पर स्थित है। ये तटीय सीमा पर स्थित है। ठीक है। और कहेंगे कि पुलिकट झील क्या है? ये खारी झील है भाई, वो भी खारी झील थी, खारी झील है। और इस झील के सामने एक द्वीप बना हुआ है, उस द्वीप का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। श्री हरिकोटा द्वीप बना हुआ है, द्वीप का नाम तो है श्री हरिकोटा द्वीप। इस झील के सामने एक द्वीप बना हुआ है, उसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। और यहाँ पे एक केंद्र है, उस केंद्र का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसी द्वीप पे क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी झील के सामने है। और यहां से क्या किया जाता है? यहां से उपग्रहों का, जैसे हमने आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया हो, आर्यभट्ट, और वो जैसे अभी नहीं गया क्या, वो चंद्रयान प्रथम गया था, फिर चंद्रयान 2 गया था, वो सभी कहाँ से भेजे जाते हैं मित्रों? वो सभी भेजे जाते हैं श्री हरिकोटा द्वीप के ऊपर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजे जाते हैं। तो यहां बताओ किसको भेजे जाते हैं? उपग्रहों को। तो यह है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यह उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। बताओ उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। बताओ मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से किया जाता है? व्हीलर द्वीप से किया जाता है। तो ये बात अपनी पूरी होती है। इसके बाद कुछ बता है वो हम लिख लेते हैं इसी अगले पेज पे। तो मित्रों अपनी क्या क्या बातें हो गई एक बार वापस देख लेते हैं और क्या छूटा है। देखो ये अधिक कटे फटे, ये कम कटे फटे। मछली पालन अधिक हो सकता है, इधर कम हो सकता है। बंदरगाह आसानी से बन सकते हैं, बंदरगाह कम बन सकते हैं। और इधर वो द्वीप वगैरह आ गए। अब हम एक चित्र और बनाएंगे और उस चित्र में आपको दिखाएंगे कोरोमंडल तट, मालाबार तट, केंद्रा तट, उत्तरी सरकार, गोलकुंडा तट, कोरोमंडल तट। ये हम अगली क्लास में देखेंगे। मित्रों आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत मित्रों। ठीक है।